जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कहीं न कहीं जो मैथ्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो आप लोग अक्सर कमेंट करते हो उस तरह की मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, उन्हें बढ़िया तरीके से समझा दीजिए, ताकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएँगे, तो वो आपके लिए कितना हेल्प कर सकते हैं, वो इस क्लास से आपको पता चल जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस और पहले भी आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन देख चुके हो, बाकी हम लोग फिर ये आगे और टॉप 20 क्वेश्चन कराते रहेंगे मैथ्स के क्योंकि मैथ्स आप लोग जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और उसे आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। ठीक है? चलिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आपके कुछ पीवाईक्यू से भी रिलेट करते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सीधे फार्मूला बेस्ड और ज्यादा ही इजी। और कुछ क्वेश्चन 3-4 ऐसे हैं जो आपको घुमा देंगे। ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखो। द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछा गया है, सिंपली आपका जो बेसिक रिलेशन है मीन, मोड और मीडियन का, वो आपसे पूछा गया है। और ये आपका बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको मीन दिया हुआ होगा, जिसमें आपको मोड दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि मीडियन की वैल्यू क्या है। ठीक है? और यहां पे ये जो आपका क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आप देख लोगे, हाँ सर ये वाला क्वेश्चन तो आया था। ठीक है? तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है? और ऑप्शन नंबर ए जो है उसको आप सही कर लेंगे। देखो, ये आपका मोड है। ठीक है? चल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्योंकि दो वैल्यू आपको दी होंगी तो आप कोई भी एक वैल्यू इसमें से निकाल सकते हो तीन में से। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखो, अगर जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो उसमें अगर प्रोबेबिलिटी हमारी, मतलब अगर हमारा जो इवेंट है वो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ आपसे कि जब हम लोग पासा फेंकते हैं डाइस, तो उसपे 6 उसके टोटल आउटकम होते हैं 1 टू 6 नंबर आने के। अगर मैं पूछूं उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 0। यानी या तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी या फिर आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। बाकी इसके बीच में आपकी क्या होती रहती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती रहती है। ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 1 से ग्रेटर देन नहीं होती है, यानी 1.5 आपका सही आंसर होगा। 3/5 यानी 0 और 1 के बीच में है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 25% यानी 25% को लिखोगे 1/4, यानी ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.3 यानी 3/10, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आपकी होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the probability of getting a bad eggs from a lot of 400 eggs when one egg is drawn is 0.035, the number of bad eggs in the lot। देखो, आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी दी गई है किसकी, बैड एग्स की। ठीक है? तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो बैड एग्स की, तो कैसे निकालते हो? तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हमारा बेसिक फॉर्मूला था। क्या था? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम क्या होगा? जो आपके बैड एक्स की नंबर होंगे। यानी आप बोल सकते हो फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा, नंबर ऑफ बैड एक्स। ठीक है? और टोटल आउटकम्स में क्या होगा, जो टोटल एक्स होंगे आपके पास, नंबर ऑफ टोटल एक्स। ठीक है? तो यहाँ पे टोटल एक्स कितने दिए, 400, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स कितनी दी है, 0.035। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स हो गया 0.035 और नंबर ऑफ बैड एक्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ, यही तो निकालना है, हाँ, नंबर ऑफ बैड एक्स। ठीक है? अपॉन में टोटल एक्स कितने, 400 है। ठीक है? तो डेसिमल रिमूव करूं, ये आपका हो जाएगा 30, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है? तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 35 अपॉन में 10 इक्वल टू नंबर ऑफ बैड एक्स, एन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 4। ठीक है? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो जो नंबर ऑफ बैड एक्स आ गए, नंबर ऑफ बैड एक्स आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन, यानी जो ग्रेन के बैग हैं, कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूबॉइड ग्रेनरी 12 meter, 6 meter into 5 meter if each bag occupies space of 0.48 cubic meter। ठीक है? तो आप कहोगे सर
देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक बॉक्स है बड़ा-सा और उस बॉक्स की डायमेंशन दी है 12 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, उसके अंदर उसके अंदर कितने आपके नंबर ऑफ बैग्स आ सकते हैं छोटे-छोटे जिनका वॉल्यूम दिया गया है कितना 0.48 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है? भाई मैंने आपको बताया है ना कि जब आप एरिया भई आप कैसे पहचानते हो? कोई भी आपको जो डेटा दिया है उसमें आपका मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर, वो आपका एरिया को डिफाइन करता है, ठीक है? और जब आपका क्यूब में होता है, मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो ये आपका क्या डिफाइन करता है? वॉल्यूम। तो इसका मतलब एक बैग का वॉल्यूम दे दिया है 0.48 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है? क्यूबिक मीटर पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? मीटर क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है? तो नंबर ऑफ बैग्स अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ बैग्स के लिए हम क्या करेंगे? जो आपका लार्ज वॉल्यूम है वो आपका कहां आएगा? लार्ज वॉल्यूम आएगा अपर साइड और जो स्मॉल वॉल्यूम होता है वो कहां आएगा? लोअर साइड। और ये ध्यान रखना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए? सेम यूनिट्स होती हैं। क्या होता है? सेम यूनिट्स होती है, ठीक है? अब लार्ज वॉल्यूम क्या होगा? ऊपर देखो तो आप बोलोगे सर ये तो एलबीएच दिया गया है। ये क्या दिया है? एलबीएच दिया गया है और क्यूबॉइड है। तो भैया क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच और यही मुझे डायमेंशन दिए इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 इंटू 6 इंटू 5 मीटर 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 क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। स्मॉल वॉल्यूम कितना दिया है? 0.48 मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, पॉइंट हटाया, ये आ गया आपका 100, ठीक है भाई। उसके बाद 12 चौक 48, 4 से काटा सीधे सीधे 25 फोर जा 100। अब आपके पास वैल्यू क्या बची देखो, 6 पंजे 30 इंटू 25 तो क्या हो गया? 25 तिया 75, 750। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बेटा क्लियर आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं देखने को और आप बिल्कुल बिलीव कर पाओगे। जब आप मेरा पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी आपके पीवाईक्यू बहुत थे क्योंकि मैं चाहता था कि आप बिल्कुल ना रिलेट कर पाओ कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन है ताकि आप उन्हें फील कर पाओ कि हम बिल्कुल सही प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मतलब जो क्वेश्चन है वो सही हम लोग उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आपका 2024 या कुछ और आपके क्वेश्चन मिक्स सेंस में आप देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। देखो समझो, एरिया ऑफ सर्किल, पहले आप लैंग्वेज को समझो कि जो एरिया ऑफ सर्किल है वो किसके इक्वल है बेटा? एरिया ऑफ सर्किल आपका इक्वल है ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस, ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और ट्वाइस सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है? पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर की वैल्यू से एक आर की वैल्यू कैंसिल आउट, आर आ गया आपका 4। आर क्या होता है? रेडियस। हमें क्या निकालना है? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है बेटा? तो आप बोलोगे डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस यानी 2 इंटू 4 बराबर, जब कोई भी वैल्यू नहीं दी है सेंटीमीटर मीटर तो हम क्या लिख लेते हैं? इकाई लिख लेते हैं यानी यूनिट लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा ये? 8 यूनिट। क्या हो जाएगा बेटा? 8 यूनिट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, एबीसीडी ऊपर नीचे हो गया उसकी दिक्कत नहीं है, सही ऑप्शन पे जाओ 8 यूनिट पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री इज 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 300 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री। तो देखो डायग्राम बनाते हैं बहुत प्यार से, डायग्राम बनाते हैं बेटा बहुत प्यार से। देखो हम्म हम्म, ये तो सही नहीं बनी लाइन यार। अब आई थिंक सही बनी है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये डायग्राम आपका बन गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में? देखो अब समझोगे और अच्छे से। अब ये बताऊंगा समझोगे। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री, ये आपका ट्री है, ये आपका ट्री है एक जिसकी जिसकी हमने लेंथ ले रखी टी, ठीक है?
और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इस ट्री का 30 डिग्री है। कहां से? एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लिया ए, और कितनी दूरी पे? 300 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, यानी जो ट्री है ये, भाई ये आपका ट्री है ना, भाई ये आपका क्या है? ट्री है, ये पूरा ट्री है। तो इससे आपकी जो डिस्टेंस ये दी गई है, कितनी दी गई है? 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द ट्री ग्रू, यानी जब ये ट्री आपका बढ़ेगा, तो बड़ा, थोड़ा सा कलर इसको चेंज करते हैं, कलर को। जब ट्री आपका क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, जब आपका ट्री बढ़ेगा, ये जो ट्री आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहां से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आया है पूरा, ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी सेम पॉइंट ए से, तो हाउ मच डिड द ट्री ग्रो इन मीटर? ठीक है, यानी आपको ये निकालना है कि ट्री कितना ग्रो हुआ है। हमने मान लिया स्मॉल एच ट्री क्या है? ग्रो हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको पता है कि बेसिक आपकी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके एप्लीकेशन में जो आप लोग यूज करते हो, हाइट एंड डिस्टेंस को यूज करते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो ट्री है आपका, वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर इसका हम नाम देंगे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, पहले हम नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एसीबी को यूज करेंगे। देखो, क्योंकि हमें टी पता चलेगा तभी हम एच निकाल पाएंगे। देखो, इन ट्रायंगल एसीबी, या आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब एबीसी में हम क्या लगाएंगे? तो आपको पता है एबीसी में हम सीधे सीधे लगाएंगे tan 30, और tan 30 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बीसी, बेस हो जाएगा ए बी, तो बीसी हो जाएगा स्मॉल टी, और बेस ए बी क्या हो जाएगा? 300 मीटर। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू टी अपॉन 300। तो स्मॉल टी बराबर हो जाएगा 300 अपॉन √3। √3 को डिनोमिनेटर में से हटाएंगे, तो ये √3 3 से इसको कैंसिल करेगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 100√3। ये आ गई टी की वैल्यू, ये आ गई टी की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे? हमें चाहिए एच। ठीक है, अब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे। अब हम पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ध्यान से देखो। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे क्या? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें हम बड़ा वाला एंगल यानी tan 60 को हमें यूज करना पड़ेगा, tan 60 है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पूरा जाएगा इसमें क्या? बी डी, और बेस जाएगा ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, बी डी कितना होगा? स्मॉल एच प्लस टी अपॉन में 300। तो एच हमें निकालना है, टी कितना है? 100√3, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 300√3। तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा? 300√3 माइनस 100√3, स्मॉल एच बराबर 200√3। अब अगर √3 में, √3 की यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई 1.732, तो मोस्टली फिर आपका आंसर भी रूट में ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 200√3, यानी आप बोलोगे कि आपका आंसर बी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। वरना हो सकता है अगर 1.732 की वैल्यू दे दे √3 की, तो फिर वो डेसिमल में भी आंसर पूछ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपका आंसर किसमें पूछेगा? डेसिमल में भी आपका आंसर आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है, और फिर बता रहा हूं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 2 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस के देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मोड मीडियन के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी अभी आपको और बताऊंगा आगे। चलो, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कहा, वही आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपको सीधे आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी पता है तो आपके लिए चीजें आसान है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर इस सबको साइन से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक स्क्वायर ए। अगर इस सबको कॉस से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, सबको कॉस से डिवाइड करोगे अगर आप, तो ये कॉस वाला 1, ये साइन बटे कॉस 10, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम सीधे क्या लिख दें? कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें? सेक स्क्वायर ए। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा? कॉट स्क्वायर ए।
अब यहां से देखो, अगर मुझे यहां से कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? आप बोलोगे सर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी इस कॉट ए की वैल्यू क्या है? कॉसिक स्क्वायर ए माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी। जल्दबाजी में बच्चे पता क्या करते हैं, सीधे देखते हैं कॉसिक अपॉन जैसे कॉसिक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर को चेंज करा, कॉस अपॉन साइन में आए, कॉट ढूंढते रहते हैं, अरे कॉट नहीं होगा सर टेन कर दें क्या? ऐसा नहीं करना है। कॉट की क्या वैल्यू आएगी आपको खुद समझ के लिखनी है, ठीक है? ये आइडेंटिटी आप लोगों के माइंड में हमेशा चलनी चाहिए, क्लास 10th में तो चलनी ही चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपसे क्या बोला? देखो, आप खुद देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखो, यहां से हम लोग कर रहे थे, ये एरिया ऑफ सर्किल का क्वेश्चन था। इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन ये करा आपने हाइट एंड डिस्टेंस का, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का है, तीसरा फ्री ट्रिग्नोमेट्री, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही है। चलो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा? तो इसमें आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझ लो, साइन और कॉस में पहले तोड़ो, साइन और कॉस में पहले ब्रेक करो। 1 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है? अब यहां पे ध्यान से देखना, अब यहां पे ध्यान से देखना, क्या करेंगे हम लोग? कॉस थीटा अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन। यहां पे अगर मैं साइन थीटा एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। तो आप लोग एक चीज खुद देखो, देखो ऊपर अलग है नीचे अलग है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, मतलब ऊपर वाला अगर मैं लिखूं तो इसे इस तरीके से लिख सकता हूं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, और इधर क्या लिख सकता हूं इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, अपॉन में क्या हो गया, पूरा कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आपको ये इस तरीके से नहीं दिखेगा, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी दिख रहा है ना? और आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहीं से आपका ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है? अब ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का वन अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को अपने पास रफ पेपर पे कर रहे होते हो, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल आएगा तो आपको एक एक स्टेप को लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, एक एक स्टेप को लिखना पड़ेगा। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, समझ लो, जब आप कंपटीशन एग्जाम्स वाले में सॉल्व करते हो तो उसमें तो आपको एमसीक्यू को आंसर देना होता है ना, उसमें तो आपको एमआर शीट भरनी, सीधे इस पे टिक करना है, तो हर स्टेप मैटर नहीं करता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा, अब cos थीटा बटे में आप मत लिखो, बस आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ cos थीटा चल रहा है, तो आप सीधे इसका स्क्वायर करो और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिखो। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, अब बेटा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, और प्लस 1 से माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपका बचा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा गया, sin थीटा से sin थीटा गया, आपका 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है? ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, अगर मैं एज अ स्टूडेंट अगर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो मैं यहां तक तो करूंगा, फिर यहाँ पे मैं ए प्लस ए माइनस बी कुछ नहीं लिखूंगा, मुझे पता चल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिख के सीधे इसकी जगह सीधे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मेरे माइंड में चलेगा, इसकी जगह सीधे 1 लिखूंगा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा लिखूंगा, 1 से 1 काटूंगा, इसी पे इसी स्टेप पे इसे काटूंगा, 2 आ जाएगा मेरा आंसर। ये तरीका होता है करने का, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, कह रहा है एंगल बी बराबर एंगल ई, यानी जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ बराबर एंगल सी। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल
इक्वल है, ठीक है। और ए बी बराबर 3डी, ए बी बराबर 3डी मतलब ए बी बराबर 3DE, यानी अगर मैं ए बी अपॉन DE लिखूंगा तो 3/1 लिखूंगा, ठीक है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग ट्रायंगल्स के कर रहे हैं क्लास 10th में, तो हमें दो चीजें बस क्लियर होनी चाहिए, एक तो सिमिलैरिटी की और एक कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंस में आप देख रहे हो तो कॉन्ग्रुएंस में आपकी शेप और साइज दोनों इक्वल, दोनों सेम होनी चाहिए, शेप और साइज दोनों सेम या इक्वल, ठीक है। सिमिलैरिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें क्या होता है बेसिक कि सर शेप जो है, शेप वो सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं कर सकता है। मतलब अगर एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है तो ये दोनों आपके सिमिलर होंगे, बस उसकी शेप सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं सिमिलर के मैथ्स के ट्रायंगल वाले बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो वहां पे जो सिमिलैरिटी है वो कैसे डिफाइन होती है कि सर या तो उनके एंगल्स इक्वल हो करस्पॉन्डिंग, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो। तो अब हमें यहां पे बस एक रेशियो दिया है, अब हमें यहाँ पे दो एंगल दिए इक्वल, अगर हमें एक रेशियो और दे देता कि भैया जैसे एंगल बी बराबर एंगल ई है, एंगल सी बराबर एंगल एफ है, अगर बीसी अपॉन ई एफ देता, या तो या ए बी अपॉन डीई दिया है और ए सी अपॉन डी एफ भी देता कि भैया ये भी बराबर है, क्योंकि उसमें तीनों रेशियो आपके बराबर होते हैं, वो आपको पता है कि भैया अगर करस्पॉन्डिंग का देख रहे हो ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, तो ये होता है सिमिलर में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो एंगल भी इक्वल है, जैसे एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है, तो आप एंगल एंगल सिमिलरिटी का यूज करके आप ये बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये डायग्राम जो है सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट अगर आप ये कहो कि कोई जो डायग्राम है वो कॉन्ग्रुएंट है बट सिमिलर नहीं है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता यार, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिक सिमिलर होना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 एपी का क्वेश्चन है, 11 टर्म ऑफ एपी। तो आपको पता है कि एपी में जब हम T11 निकालते हैं तो वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n बराबर क्या है 11 है, तो a प्लस क्या हो जाएगा 11 माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस 10d हो जाएगा, ठीक है। अब इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है a वो हमारा है -3, अगर कॉमन डिफरेंस d निकालना है तो इसका मतलब T2 माइनस T1 या a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/2, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी भी आ गया, तो ए है हमारा -3, ठीक, प्लस 10, डी हमारा आ गया 5/2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 22, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां तक क्लियर, तो फिर आगे चले, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the line segment joining the points -3, -4 and 1, -2 is divided by y-axis in the ratio। अगर y-axis पे डिवाइड कर रहा है तो आपको मैंने क्या बताया था, y-axis पे डिवाइड कर रहा है तो x 0 होगा, बाकी y का कोई कोऑर्डिनेट आपका होगा, ठीक है। अब अगर आप इसे एक्चुअली करना चाहते हो प्रॉपर ज्योमेट्रिक, लेकिन वो प्रॉपर ज्योमेट्रिक ना आप लोग थ्योरेटिकल एग्जाम में करो तो ज्यादा बेस्ट है, वरना इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो कि भैया एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, -3, -4 है एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, और दूसरे पॉइंट पे है 1, -2 कोऑर्डिनेट, और ये बाई एक्सिस पे कट हो रहा है, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, बाई होंगे, ठीक है। और कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्सिस इन द रेशियो। तो रेशियो हम क्या ले लेते हैं, हम रेशियो ले लेते हैं के रेशियो 1, हमने इसका रेशियो ले लिया। तो जब हमने के रेशियो 1 ले लिया तो हमें के रेशियो 1 की वैल्यू बतानी है और एक्चुअल में के की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो यहां पे आपका सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये कोऑर्डिनेट आपके होंगे इसको आप बोल सकते हो x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। फॉर्मूला मैं कोशिश करता हूं हमेशा लिखूं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जहां आपका ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जैसे आपका कह रहा है कि भैया एक लाइन सेगमेंट है, बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो जिस एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट है जी, बाई, और के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जो 0 है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर, आपका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m
तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला जो बेसिक जब आप स्टार्टिंग में पढ़े होगे तो वो m/n में होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। x कितना है 0, m क्या है k, x2 क्या है 1 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है -3 और m प्लस n यानी k प्लस 1। अब k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, k -3, तो यहां से k बराबर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, k बराबर 3 आ गया तो आपका रेशियो क्या आ गया 3:1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्लियर है। बाई के कोऑर्डिनेट निकालने को कहता तो आप निकाल देते, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि बाई बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। बाई मुझे निकालना होता तो k, यानी ये बोलता सॉरी 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 माफी चाहूंगा, क्योंकि mx2 नहीं होगा बाई के लिए, माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा। y बराबर होता है m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो m क्या है k, तो k/2 यानी -2 प्लस n यानी 1/1 यानी -4 और m प्लस n यानी k प्लस 1। अब y तो हमें निकालना है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये होता -6 -4 k प्लस 1, k है 3 तो 3 प्लस 1, तो ये होता -8/4, 4 2 जा 8। क्योंकि मैंने अभी कल एक क्वेश्चन कराया था क्लास 11 जेएनबी में, उसमें क्या था ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट भी पूछा गया था, 0, बाई की वैल्यू पूछी गई थी, तो वो 0, कुछ और आया था। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता कि भैया किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, मतलब किस पॉइंट पे रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलते एक्स वाई होता 0, -2। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी देखो। द एरिया ऑफ द सिगमेंट, द एरिया ऑफ द सिगमेंट ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द एरिया, अच्छा इफ द लेंथ ऑफ द आर्क है, सॉरी सॉरी ये आर्क है बेटा, आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क एपीबी इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सुनो 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 गौर से बच्चों, ध्यान से देखो, हमें एरिया ऑफ सिगमेंट निकालना है, यानी हमें निकालना है इतना पोर्शन। ठीक है, हमें इतना पोर्शन निकालना है, पक्का? नहीं सर, ये तो आपने ट्रायंगल बना दिया, वही तो बता रहा हूं, हमें ये ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमें एरिया ऑफ जो सेगमेंट निकालना है वो मैं अलग कलर से इसलिए बना रहा हूं ना, ताकि दिखेगा। हाँ चलो ठीक है, हमें निकालना है ये वाला, हमें निकालना है ये वाला सेक्शन, ये। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सोच पाओ, आपको दिखने लगे चीजें। ये ऐसे निकलेगा कि आप पहले क्या करोगे, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, अब बना देखो, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो ध्यान समझना क्या हो रहा है, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है, ब्लू कलर से पूरा बना के दिखाया था, सेक्टर मतलब ये पूरा, ठीक, ब्लू कलर से, ठीक। माइनस करेंगे हम क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, दो चीजें आ गई। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास थीटा पता नहीं है, और थीटा होता है रेडियन में। ठीक है, तो थीटा नहीं पता है, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है क्या, एक और कॉन्सेप्ट होता है क्या, थीटा बराबर एल अपॉन आर। क्या, थीटा बराबर जो आपकी आर्क लेंथ दी होती है और अपॉन रेडियस, मतलब जो थीटा है वो रेशियो होता है आपका किसका, आर्क लेंथ और रेडियस का। बस ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे थीटा होता है ना, ये थीटा रेडियन में होता है। मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आप निकाल रहे हो, एल कितना है 22, रेडियस कितनी है 14, तो 2 सत्ते 14, ये हो गया 11, यानी 11/7 ये आपका रेडियन में आ रहा है। क्या आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे, मतलब अब यहाँ पे आपके पास जो थीटा की वैल्यू आ गई
वो आ गई 11/7 रेडियन में। और आपको पता होगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर मैं एक रेडियन की वैल्यू वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 180 अपॉन पाई, यानी मैं इसको थीटा को क्या लिख सकता हूँ 180 अपॉन पाई। तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू 180। पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 22/7 ऊपर जाएगा यानी यहाँ। तो 11 दूनी 22, 7 से 7 गया, 2 से काटेंगे, ये आ गया आपका 90। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझना। थीटा की वैल्यू आ गई 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 1/2। आर कितना है 14 इंटू 14 और साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 90। ठीक है, 90 चौका 360। ठीक, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ क्या बचा 22 × 7 माइनस 2 सत्ते 14 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये हो गया 14 सत्ते कितना हो गया 98। ठीक है, ये हो गया 22 सत्ते 154 माइनस 98 इक्वल टू 14 में से 8 गया 6, 15 की जगह 14, 14 में से 9 गया 5, 56। वैल्यू किसमें दी है सेंटीमीटर में। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं सीधे एरिया ऑफ सेक्टर वो निकालते हैं, वैल्यू पुट करिए और आंसर आया 154, उन्हें लगेगा 154 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, 98 गलत हो जाएगा। क्लियर आंसर 56 आपको निकालना है, रेड वाला जो आपका सिगमेंट का आंसर आएगा। क्या आएगा सिगमेंट का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि टू पैरेलल लाइंस टच अ सर्किल एट पॉइंट्स ए एंड बी। अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं, प्रॉपर डायग्राम से बना भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं क्या है कि जैसे आपका मान लो ये सर्किल है और टू पैरेलल लाइंस टच कर रही है, मतलब एक पैरेलल लाइन इस तरीके से, एक पैरेलल लाइन इस तरीके से हो, एक पैरेलल लाइन ये टच करेगी और एक पैरेलल लाइन ये टच कर रही है। ठीक है, तो ये टच कर रही है मान लो ए और बी पॉइंट पे, तो एक्चुअल में ए और बी पॉइंट पे टच कर रही है, आपको ए भी निकालना है। तो अगर ए और बी पॉइंट पे टच कर रही है, आप इसे मिलाओगे ना, तो ये एक्चुअल में जो ए बी होता है वो डाया होता है इसका। क्या होता है डाया होता है। ठीक है, अब हमें क्या दिया है two parallel lines touch a circle at point A and B respectively if the area of circle is 25। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें दिया है 25 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर बराबर हो गया √25 बराबर, आर हो गया 25 बराबर 5, और वैल्यू किसमें दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है कि ए बी निकालो, तो अभी मैंने आपको बताया कि ए बी क्या हो गया डाया है। डाया मतलब 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर inclined to each other at angle 80 डिग्री, then angle POA is equal to। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा डायग्राम बन सके। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि PA एंड PB एक्सटर्नल पॉइंट P से, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझो आप कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ये दो टेंजेंट है PA और PB। ठीक है, ये सेंटर O है। ठीक है भाई, ये हमारी क्या होती है रेडियस होती है। यहाँ पे जो एंगल दिया है 80 डिग्री, वो आपका ये वाला दिया है, ये आपका एंगल दिया है 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल दिया है 80 डिग्री और आपसे एंगल POA चाहिए। अब POA चाहिए, इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से, अगर मैं P से O को मिला दूं और मैं ये वाला एंगल अगर आपसे बोलूं, तो ये एंगल एक्चुअल में चाहिए आप,
तो अगर आप लोगों ने बेसिक थ्योरम पढ़ी है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर्किल्स में मैंने आपको पहले भी लेक्चर देखोगे मैंने बताया कि देखो अगर आपका ये सर्किल है, ये आपके 2 टेंजेंट है, ठीक है? ये P सॉरी कुछ भी ले लो, जैसे ये A है, ये B है, ये P है, ठीक है? ये सेंटर O हो गया, ये आपकी रेडियस है। तो मैंने आपको बोला था कि इसे हम लोग ट्रायंगल को जो ये 2 ट्रायंगल बना देते हैं, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करके प्रूफ कर देते हैं कि भैया सबसे पहली चीज़ जो आपका ट्रायंगल सर्किल होता है, सर्किल के सेंटर से, ठीक है? और जो आपके टेंजेंट को मिलाने वाली जो ये रेडियस होती है, ये होती है 90 डिग्री टेंजेंट के साथ, यानी ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये कॉमन हो गई साइड और ये कॉमन साइड हो गई, ये 90 डिग्री हो गया। फिर हम लोग राइट एंगल हाइपोटेनियस से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम ये बोल देते हैं कि भैया ये हमारी जो दोनों टेंजेंट है, ये लेंथ इक्वल होती है, ठीक है? अब टेंजेंट लेंथ इक्वल होती है, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है कि भैया टेंजेंट की लेंथ इक्वल है और हमें यहाँ पे उसका यूज़ नहीं करना, हमें बस इतना यूज़ करना है कि रेडियस जो होती है, जो भी है आपका टेंजेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये भी 90, ये भी 90 हो गया, ठीक है? तो इससे हमारा ये जो एंगल, ये पूरा एंगल जो है एओबी वो आ जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या होगा ध्यान से समझना, हमारा ये पूरा एंगल आ जाएगा एओबी। कैसे? क्योंकि ये हमारा पूरा जो है क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे देखो इन इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल क्या है क्वाड्रिलेटरल पीएओबी इन क्वाड्रिलेटरल पीएओबी एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री है। क्लियर? तो पी हमारा 80 है और एंगल ए और एंगल बी 90 प्लस 90 है, तो ये 90 और ये हम ओ को लिख लेते हैं पूरा एंगल एओ बी प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो एंगल एओ बी है वो क्या होगा 360 डिग्री माइनस 9 दूनी 18 18 8 26 260। तो एंगल एओ बी क्या हो जाएगा हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको थ्योरम की बात बता रहा था, तो उसमें क्या होता है जैसे हम लोगों ने उसमें टेंजेंट में हमने इक्वल प्रूफ किया, फिर हमने वहां पे ये भी प्रूफ करते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है? फिर हम ये भी प्रूफ करते हैं कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होता है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब जो ये लाइन होती है ना पीओ, ये एंगल बाइसेक्टर होती है, आपकी एंगल एओ बी को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल पी को भी बाइसेक्ट करती है। तो यहां से जो एंगल एओबी को बाइसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब जो एंगल पीओ ए निकालना है ना हमें, तो जो एंगल पीओ ए होगा, वही जो एंगल आपका पीओ ए होगा वो क्या होगा हाफ एंगल एओबी पूरे वाले का, यानी हाफ एंगल एओबी कितना है बेटा 100 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री, यानी एंगल पीओ ए जो है वो 50 डिग्री आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को 20 सेकंड से 30 सेकंड बताता, सीधे डायग्राम बनाता, कहता ये लो हाफ हो गया, ये आ गया, ये आ गया। बट अब इस एक क्वेश्चन से आप 5 चीजें सीख गए होंगे, आई थिंक मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैंने आपको थ्योरम भी बताई, यहां पे मैंने आपको ये भी बताया कि टेंजेंट इक्वल करने की भी थ्योरम है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 90 डिग्री एंगल की भी थ्योरम, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये बताया दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं, चौथा क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम लगा के फिर मैंने प्रॉपर सारी चीजें बताई। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी 90 डिग्री एंड ईडी परपेंडिकुलर एसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू, ट्रायंगल एबीसी जो है वो किसके सिमिलर है, ठीक है? तो सिमिलर के लिए हमें क्या करना है, एक चीज हमें हमें क्लियर दिख रही है कि भैया एक तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया है, दूसरा एंगल डी बराबर 90 डिग्री दिया है। तो जो भी आप फॉर्मेट लिखोगे, मतलब जब आप फॉर्मेट लिखना स्टार्ट करोगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर, तीन चीजें जो भी होंगी आपकी ट्रायंगल के साथ, उसमें बी और डी आपका इक्वल होगा, यानी एंगल बी और डी इक्वल है, तो बी और डी तो आमने सामने आएंगे, तो इसका मतलब ये सी और ये डी ऑप्शन तो गए आपके। क्लियर? अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखो अगर ये हम ट्रायंगल देख रहे हैं और इसमें हमने क्या करा, इस वाले एंगल को हमने ले लिया है एक्स, दिख रहा है क्लियर? हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो अगर ये एक्स है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 माइनस एक्स। क्लियर है? अच्छा, पूरे ट्रायंगल में ये एक्स एंगल है, ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस एक्स। तो आप ये कह सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि सर जो एंगल ई मैं देख रहा हूं, ये वाला इतना एंगल, वही एंगल किसके ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ए के सामने ई आएगा। अब क्या बचा, सी बचा, क्योंकि सी दोनों में कॉमन ही आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी, तो यानी हमारा ट्रायंगल एबीसी किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ट्रायंगल ईडीसी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है? इफ 4 vertices of a parallelogram ABCD are A 1 minus 3 comma minus 1 B A comma B C 3 comma 3 D 4 comma 3 then A comma B, हमें A comma B निकालना है। तो अगर हम पैरेललोग्राम देखें, अगर हम पैरेललोग्राम देखें तो हम एक काम करते हैं। देखो, ये हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है? और पैरेललोग्राम है हमारा ए बी सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -3 -1। बी है हमारा ए कॉमा बी, सी है हमारा 3,3 और डी है हमारा बेटा 4,3। ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आमने सामने के जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो उसमें फायदा क्या होगा? देखो ध्यान से, उसमें फायदा ये होगा कि अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये जो हमारा पॉइंट ओ होगा ये हमारा मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मिड पॉइंट। मतलब हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो आपका मिड पॉइंट ओ है इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एक बार a प्लस 4/2 और बाई बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस b/2। कब? जब हमने बीडी डायगोनल लिया है, जब हमने बीडी डायगोनल लिया, ठीक है, जब हमने बीडी डायगोनल लिया है। अच्छा, जब हम एसी डायगोनल लेंगे, जब हम एसी डायगोनल लेंगे तो क्या होगा? जब हम एसी डायगोनल लेंगे ध्यान से देखना, तो हमारा x बराबर क्या होगा? -3 प्लस 3/2, यानी ये आ गया आपका 3 कस के 0/2, यानी ये आपका आ गया x बराबर 0। फिर यहाँ पे हमारा बाई बराबर क्या होगा? -1 प्लस 3/2, यानी बाई बराबर आपका हो गया 2/2, यानी ये हो गया बाई बराबर आपका 1। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मिड पॉइंट दोनों के लिए तो है। तो अगर दोनों के लिए है तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि x बराबर 0 को मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, x बराबर a प्लस 4/2 पे बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे x बराबर 0 a प्लस 4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई में पूरा 0 हो जाएगा, तो आप बोलोगे a प्लस 4 बराबर 0 और a बराबर आपका हो जाएगा -4। ठीक है। इधर आ जाओ बाई के लिए कि बाई बराबर हमारा क्या आया? 1। तो हम क्या करेंगे? बाई बराबर 1 बराबर क्या रख देंगे? 3 प्लस b/2 क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा 3 प्लस बी बराबर 2 और बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, यानी बी बराबर -1। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? -4 कॉमा -1, -4 कॉमा -1, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए तो हम पहले मिड पॉइंट पे फोकस करेंगे, जो मिड पॉइंट वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if the mean of first on n odd natural numbers in n square upon 81 then n equals to। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है। देखो मीन क्या होता है? मीन आपका होता है कि जो आपके टर्म्स है उसका सम अपॉन में नंबर ऑफ, भाई देखो मीन क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स, जितने भी आपके टर्म्स है और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब सम ऑफ टर्म्स हमें किसका निकालना है? हमें एन ऑड नंबर। तो आप बोलोगे सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी किसके? ऑड नंबर के टर्म्स निकालने। ठीक है। तो जब सम आप निकाल रहे हो एड ऑड नेचुरल नंबर का, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आपके कितने होंगे? एन होंगे। तो सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? मतलब अगर आपके पास एन ऑड नेचुरल नंबर्स है उसका सम क्या होता है? एन स्क्वायर अपॉन में एन। तो ये कैंसिल आउट करके आपका आ गया एन। ठीक है। और इस मीन की वैल्यू क्या दी गई है? एन स्क्वायर अपॉन में 81। एन से एन कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में एन इक्वल टू 81 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। उस पे मत जाना एबीसीडी पे, अपने सही ऑप्शन सी पे टिक करो 81 पे। ठीक है। वो थोड़ा सा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बेहतरीन। देखो पॉलिनोमियल में भी जा सकता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दो कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स बराबर दिस,
तो आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो देखो अल्फा एंड बीटा 0 दिए गए, तो आपको 0 और जो आपके कोफिशिएंट होते हैं, इसके बीच जो रिलेशन होता है, उसका आपको यूज करना है। और रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन सी पता है ना कहां से आ रहा है? जनरल पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो जब कंपेयर करोगे तो यहां से निकल के आएगा a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -4। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0, यानी एक्चुअली ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टॉपिक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एक पार्ट है आपका, कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और हम सम ऑफ 0 निकालना है, तो वो आपका होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x यानी b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a। प्रोडक्ट होता है आपके जीरोस का कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट अपॉन में, तो कांस्टेंट टर्म c यानी -4 अपॉन में a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस b कितना है यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन a कितना है 1, तो ये तो आपका हो जाएगा +1 और c अपॉन a c -4 ये 1 यानी हो जाएगा -4। अब हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है भाई, तो हम पहले इतने को सॉल्व करेंगे। अगर हम सिर्फ इतना एलसीएम लें अल्फा बीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा। कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1 और अल्फा बीटा क्या है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखो। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब देखो अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा है हमारे पास -4, ये है माइनस का अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा माइनस का 4, तो ये माइनस और अल्फा बीटा की वैल्यू -4, तो -1 अपॉन 4 ये हो गया प्लस का 4 अपॉन 1। एलसीएम लेंगे तो -1 4 4 जा 16 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 15 अपॉन 4। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर आ जाएगा विदाउट कंफ्यूजन। एक्चुअल में क्या होता है ना, बच्चों को अल्फा बीटा तो पता है, लेकिन वो ये देख के कंफ्यूज आते हैं ये कैसे आएगा। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कुछ भी दिया हो ऐसा, आप पहले उसे ना सॉल्व करो, उसको सिंप्लीफाई करो, वो आपका इसी फॉर्मेट में ये दोनों वैल्यू में ही आके मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2 माइनस रूट 2 इज, आपको पता है अगर आपका इरेशनल नंबर कहीं दिया हुआ है तो इरेशनल नंबर आप इरेशनल नंबर में तो नहीं कहूंगा मैं, इरेशनल नंबर अगर आप रेशनल नंबर में ऐड करते हो, इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो फिर वो आपका इरेशनल नंबर ही रहता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे हम देखें 3√2 है, अब 3√2 में आप क्या करो माइनस करो किसको 3√2 को, तो फिर आपका 0 आ गया और 0 0/1 होता है p अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वाली कंडीशन पूरी हो जाती है, तो 0 आपका रेशनल नंबर बन जाता है। तो इसीलिए इस केस में हमारा सही आंसर इरेशनल नंबर है, बाकी हम लोग कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं ना, अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा इस टॉप 20 क्वेश्चंस को जो कि आपके पीवाईक्यू रिलेट करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, और अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, बट यहीं पे अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है, बट यहीं पे अगर आप देखो ये क्वेश्चन आपका 18 भी सिंपल था, 19 भी सिंपल है और 20 तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, बस ये इसलिए बच्चे गलती कर देते कि वो 36 को सीधे 4 इंटू 9 या 12 इंटू 3 इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये आपका फिर यहाँ पे गलत हो जाता है। कब? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये ध्यान रखना आप हमेशा। और जबकि यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, समझ रहे हो? तो ये देखो इसमें 9 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे ही कट जाएगा सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चन आप लोग जानते रहिए, सीखते रहिए। बाकी आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में दिक्कत है क्लास 10 के तो डाउट कर दीजिएगा, उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, उस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1 या 2 एग्जांपल्स भी करवा दूंगा या पीवाईक्यू करवा दूंगा ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।